वैदिक समय की बात बता रहा हूँ जब, तो आपका गुण जो है वो आपके स्वधर्म को डिटरमिन कर रहा है। आपका स्वधर्म जो है वो आपका कर्म डिटरमिन करेगा, और वही कर्म जो है वो आपका वर्ण डिटरमिन करेगा। When we come to Kalyug, the earlier equation that I spoke about, that got perverted. And that is why in Dharma Shastra literature, what is it that you find? You find that it is karma of an individual, and by that I mean work, which is going to determine the varna of an individual. गीता में भी जो है इक्वेशन किस चीज का है? आपके गुण और आपके कार्य का। किस गुण की प्रधानता है? जो आपका कर्म निर्धारित कर रहा है, जो कि आपके वर्ण को निर्धारित कर रहा है। चातुर्वरेण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। नमस्कार, संगम टॉक्स में एक और सिट डाउन सेशन, एक और वार्ता के लिए मेरे साथ आज डॉक्टर कुंदन सिंह हैं। कुंदन दिल्ली के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। यहाँ पर एमएससी कंप्लीट करने के बाद यूएस गए, वहाँ पर अपना कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रल स्टडीज़ से इंटरडिसिप्लिनरी ह्यूमैनिटीज़ में पीएचडी करी, जो अब वो पढ़ाते भी हैं एज अ सब्जेक्ट। उन्हीं से सीखेंगे कि ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत। कुंदन जी की जो थीसिस था वो श्री अरबिंदो, श्री रामकृष्णा और स्वामी विवेकानंद के ऊपर था, उनकी शिक्षा के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर। अभी वो सोफिया यूनिवर्सिटी में इंटरडिसिप्लिनरी ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाते हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। योगा, साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, फिलॉसफी ऑफ साइंस पढ़ाते हैं, और ऐसे बहुत ही अन्य टॉपिक्स पे पढ़ाते हैं। कुंदन जी हमारे पहले स्पीकर रह चुके हैं, डीकॉलोनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया है, बुक भी है, ऑथर हैं कुंदन, और मेरे स्कूल के अलमनाई भी है, जो मैं हर समय भूल जाता हूँ। अभी हम कुछ ही, जब कुंदन इस बारी भारत आए, तो अभी हम चाय पे चर्चा करते हुए बात हमारी वर्ण व्यवस्था पे पहुंची, और 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन इतनी इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए कि मैंने कहा कि ये तो हमारे को रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो कुंदन ने एक्सेप्ट किया और हमारे से ये पुस्तक गौतम धर्म सूत्र ये मंगवाने को कहा, ताकि ये आज इसको कुछ कोट कर सके। कुंदन ही बताएंगे कि ये पुस्तक की इम्पोर्टेंस क्या है। शुरू करते हैं। कुंदन जी नमस्ते, थैंक यू फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। सबसे पहली बात तो आपसे मिल करके मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमारा कनेक्ट जो है वो स्कूल का है। हम लोग छोटे छोटे थे, बच्चे थे, डिफरेंट वेज में ये ड्रीम कैरी करते थे कि एक समय इंडिया को बदलना है। और राहुल हमसे 3 साल छोटे हैं। मैं उस समय हॉस्टल में रहता था, और हम जानते नहीं थे। तो हाँ, हम जानते नहीं थे, बाद में हमारा ये कनेक्ट हुआ। लेकिन ये बात सच है कि उस हॉस्टल में हमारा एक ग्रुप था, और रात रात भर चर्चा होती थी। हम लोग 16-17 वर्ष की उम्र के बच्चे थे उस समय, कि इस देश को कैसे बदलना है, एक कैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरवेंशन करना है। समय लगा, क्योंकि इस बीच बहुत शोध होना था, बहुत चीज़ों को समझना था, और मुझे लगता है कि भगवान की कृपा हुई कि वो धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो बढ़ रही हैं, बृहत हो रही हैं। अच्छी बात यह है कि हम सबका आइडियलिज्म ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, मुझे याद है इस बात पे जो आप बोल रहे हैं ना, जब मैं बोलता था 10वीं में और 11वीं में, 12वीं में, जब भी ऐसी कुछ बात बोलता था हंसते थे मुझ पे। कहते थे बेटा बस 10वीं में पहुंचेगा बंद हो जाएगा, 11वीं में पहुंचेगा बंद हो जाएगा, बोर्ड देगा बंद, कॉलेज जाएगा, शादी होगी, बच्चा होगा, सब बोलते रहते थे। मेरा बंद नहीं हुआ कभी भी। मेरा भी नहीं। तो वो रात रात भर जग करके जो हम वार्ता करते थे, वो कहते हैं कि जो फ्लेम जो है वो आज भी प्रज्वलित है, और भगवान की कृपा रहेगी तो शायद मरते दम तक वो चलता रहेगा। कंज्यूम्ड बाय लाइफ। हाँ,
वर्ण व्यवस्था से हाँ। शुरू करते हैं। अब बहुत सारे जो उस दिन की हमारी चर्चा थी उसको आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो अब ना मैं तो बहुत ही कंफ्यूज स्थिति में हूँ, और अभी आप नैरेटिव्स में देखेंगे तो हमारे यहाँ पर दो बहुत स्ट्रॉन्ग पक्ष बन गए हैं इस समय राइट विंग में, इफ़ यू लाइक। एक पक्ष है जो पूरा ये बोलता है कि वर्ण बाय बर्थ है और रहेगा, इट इज़ डिज़ाइंड लाइक दैट, इट इज़ हेरिडिटरी। एक दूसरा पक्ष है जो कहता है नहीं, सिर्फ आपके कर्म से डिटर्मिन होता है, आप क्या कर्म कर रहे हैं। ठीक, और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात को डिफेंड करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कोट कर पाते हैं। तो मैं तो थाली के बैंगन की तरह कभी इधर लुढ़कता हूँ कभी उधर लुढ़कता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है क्या है। बट एक मान्यता ऐसी, इस अभी जो मेरा स्टेट है, इतना लुढ़कना बंद हो गया है कि जी ये हेरिडिटरी है। और मेरा एक मेंटर है शंकर भारद्वाज खांडेवली, और उसके साथ बहुत सारी मेरी ऐसी चर्चाएं हैं, हु आर द देवताज या वर्ण व्यवस्था पे। हम शंकर की एजेस के अंदर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, धर्म राज्य। उसका प्रिमाइस सबसे पहला यही है, जैसा शंकर बोलता है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज़ में, हर वस्तु में, ग्रहों में, स्टार्स में, फूलों में, धरती में, एवरीथिंग हैज़ वर्ण। Everything has tendencies which are of a certain type, जिसमें इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिसमें राजसिक शक्तियाँ या एनर्जी ज़्यादा होगी या सात्विक ज़्यादा होगी, और उनके कॉम्बिनेशन से सबकी टेंडेंसीज डिफाइन होती हैं। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा लॉजिकल लगी। मुझे ऐसा लगा, मेरी जो लीनिंग है आयुर्वेद की तरफ बहुत स्ट्रांगली, और आयुर्वेद में जो त्रिदोष हैं मैं उसको काफ़ी आजकल बहुत स्टडी करते रहता हूँ। स्टडी नहीं, मतलब कॉन्वर्सेशंस में, और वैद्यों के साथ मैं अंडर ट्रीटमेंट हूँ। वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स दैट आई हैव सीन, कोयम्बतूर में वैद्यग्रामा। तो उनके वैद्यों के साथ इस जर्नी में मुझे ये बात बहुत लॉजिकल लगी कि जब हम ये जीव जो है वो जब किसी माँ की कोख में जन्म ले रहा है, तो वो अपनी पास्ट का इनकारनेशंस का जो भी उसमें जो भी उसने एक मेमोरी बॉडी में इकट्ठा किया, उसकी एक एक्सप्रेशन इस जीवन में वो ब्राह्मण हो सकता है या शूद्र हो सकता है या कोई भी और वर्ण का, और वो बाय बर्थ होगा। ये बात मुझे लॉजिकल लगी, मगर इसमें बड़े सारे और क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने पूछे थे। शुरू करते हैं और विद दिस कॉन्टेक्स्ट, तो आप थोड़ा बताइए आपका वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं इस पूरे चीज़ को पर्सपेक्टिव ऑफ द राइट से अप्रोच नहीं करता हूँ। मैं राइट विंग नहीं हूँ, मैं लेफ़्ट को क्रिटिक करता हूँ। कभी कभी एक पोजीशन लेता हूँ जो कि कहा जा सकता है कि नॉन लेफ़्ट है। मैं लेफ़्ट में भी बहुत अध्यात्म देखता हूँ, वो एक अलग विषय है वार्ता का। लेकिन अगर कहा जाए तो इस पूरे सब्जेक्ट को मैं लेफ़्ट राइट के बाइनरी के बियॉन्ड देखता हूँ। उसका रीज़न है क्योंकि अगर जब आप हमारे आध्यात्मिक लिटरेचर को पढ़ेंगे, जब आप उसका सर्वेक्षण करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि बाइनरीज, डायकोटमीज और डुअलिटीज़, इसको ट्रांसेंड करने पे बहुत ही मेजर इन्फ्लुएंस है, बहुत बहुत मेजर एम्फेसिस है। और अगेन there are cosmological reasons behind that. I won't go into that. But what I'm trying to say here is that this discourse, I would never want to put it in the category of left or the right, or right. And the reason is because our, in a certain sense, cultural demise during the colonial times has also happened because of the right of Europe. So from my perspective, right or right wing is deeply problematic in ruining the world during the colonial times. But that's a separate conversation. Let's come back to this. कि हम इस चीज़ को कैसे देखते हैं, क्या ये करते हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये लार्जली श्री अरबिंदो से आ रही है। और श्री अरबिंदो ने एक पुस्तक लिखी है, द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव जो कहते हैं, वहाँ से उन्होंने एक्सप्लेन किया है।
तो अगर हम भारतीय संस्कृति को अगर हम समझना चाहते हैं तो जो योगिक वर्ल्ड व्यू है, जो योग दर्शन है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और उसको समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हमारी संस्कृति का एपिस्टेमोलॉजी, दैट इज़ थ्योरी ऑफ नॉलेज, और मेथडोलॉजी क्या रहा है। तो अगर हम जब अपने लिटरेचर का सर्वेक्षण करते हैं, जब हम उसका सर्वे करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ नॉलेज परसूट जो है वो माइंड को ट्रांसेंड करके, ईश्वर से एकाकार करके, या अल्टीमेट रियलिटी से एकाकार करके जो नॉलेज जनरेशन होता था, जो जो साक्षात्कार होता था, जो पता चलता था, उसको लिटरेचर में जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाता था, उसको रिकॉर्ड किया जाता था। You know, this is basically the methodology which was followed upon. तो मेरा ये मानना है कि वर्ण व्यवस्था को समझने के लिए सांख्य को समझना बहुत जरूरी है। और सांख्य क्या बता रहा है? सांख्य ये बता रहा है कि इस कॉस्मोस की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका मैनिफेस्टेशन कैसे हुआ। तो बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में अगर कहा जाए तो मैनिफेस्टेशन के पहले जो डुअल रियलिटी थी, एक रियलिटी जो डुअल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही थी, पुरुष और प्रकृति, ये दोनों अनमैनिफेस्ट थे। पुरुष और प्रकृति का संसर्ग हुआ, ये कहानी के रूप में मैं बता रहा हूँ। You know, it's a simplified version of what is mentioned there. तो प्रकृति के जो 3 गुण थे जो इक्विलिब्रियम में थे, सत्व, रजस और तमस, वो डिस्टर्ब हो गए। और जब उसका डिस्टर्बेंस शुरू हुआ तो वहाँ से उत्पत्ति शुरू हुई। तो सबसे पहले कॉस्मोस में मैनिफेस्टेशन किस चीज़ का हुआ? सांख्य कहता है कि उसका मैनिफेस्टेशन हुआ महत का। यही महत इंडिविजुअल में बुद्धि के रूप में मैनिफेस्ट करता है। इसको अहंकार बोलेंगे? नहीं, ईगो? अभी नहीं। ये इसके बाद की ये प्रक्रिया है। अब बुद्धि से महत इज आई एम, इज इट? No, it's a cosmic. You can say it's a cosmic intelligence principle. Okay, cosmic intelligence. Just like buddhi, you can say is individual intelligence. ठीक है। महत is cosmic intelligence. Okay. और हमारे ट्रेडिशन में ये भी कहा जाता है कि जो मैक्रोकॉस्म में है वही माइक्रोकॉस्म में है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, क्या होता है? तथा पिंडे। तथा पिंडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। राइट जी। तो जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो कॉस्मोस में है वही सारे इंडिविजुअल एंटिटीज में है। तो बुद्धि से, रजस के कंसंट्रेशन से, थ्रू द कंसंट्रेशन ऑफ रजस इन बुद्धि, अहंकार वाज बोर्न। अच्छा। अहंकार की उत्पत्ति होती है। आ रहा है वो बुद्धि से, लेकिन रजस के कंसंट्रेशन से वो हो रहा है, जिससे अहंकार बनता है। और उसके बाद अगर उस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन को देखें तो एक फोर्क बनता है। अहंकार से एक तरफ मनस, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इसकी उत्पत्ति होती है, और दूसरी तरफ पंचतत्व और महाभूत, इसकी उत्पत्ति होती है। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये सारी चीज़ें हमको डिस्कशन में लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये एम्फसाइज कर रहा था इस गुण के ऊपर, प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस और तमस, इसके बारे में मैं ये बात करना चाहता था। और हमारा ये ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है, you know, when things were freer, when things were more in contact with the intuitive reality, when the yogic pursuit of knowledge was more common than what you experience today. तो उस समय की धारणा ये थी
कि किसी व्यक्ति में अगर सत्व की प्रधानता होगी तो वो व्यक्ति नॉलेज परसूट की तरफ जाएगा। और हमारी संस्कृति में नॉलेज क्या है? अल्टीमेट नॉलेज ब्रह्म का नॉलेज है। जी। तो वो व्यक्ति जो है वो अपने शोध में वो ब्रह्म की खोज में जाएगा अल्टीमेटली। और चूंकि वो ब्रह्म की खोज में जाएगा, वो ब्राह्मण या ब्राह्मणी है। उसी तरह से अगर किसी व्यक्ति में अगर रजस की प्रधानता है तो नॉलेज परसूट उसको उसके एक्टिविटीज को डिटरमिन नहीं करेगा। उसका अप्रोच जो होगा वो गवर्नेंस की तरफ होगा। वो गवर्नेंस मैटर्स में और पॉलिटिक्स में उसमें नेचुरली नॉर्मली प्रीडिस्पोज्ड या इंक्लाइंड होगा। ऐसे व्यक्ति रजस गुण के कारण क्षत्रिय थे। क्षत्रिय उनको क्षत्रिय की उपाधि दी गई, उनको क्षत्रिय का कैटेगराइजेशन दिया गया। जब रजस और तमस का मिश्रण किसी में पाया जाएगा तो वो व्यक्ति न तो नॉलेज परस्यू करेगा, ना वो पॉलिटिक्स और गवर्नेंस परस्यू करेगा, वो वेल्थ परस्यू करेगा। वो वेल्थ उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे व्यक्ति जो थे, पुरुष और स्त्री, उनका कैटेगराइजेशन वैश्य में होगा। उसी तरह से समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जिनमें तमस की प्रधानता होगी। देखिए ये सारी चीजें जो हैं ये जजमेंट्स की चीजें नहीं है। दीज आर नॉट मैटर्स ऑफ जजमेंट। These are matters of understanding how things are and how things were from the perspective of Sankhya. जब किसी व्यक्ति में तमस की प्रधानता होगी तो वैसा व्यक्ति ना तो नॉलेज परस्यू करेगा, ना गवर्नेंस परस्यू करेगा, ना वेल्थ परस्यू करेगा। वो टेम्परामेंटली जो है वो लेजी होगा, वो इंडोलेंट होगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये डिटरमिन किया गया कि अगर वो सर्विस ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ में एसोसिएटेड रहेंगे तो वो सोसाइटी को सर्व कर पाएंगे। और ये भी कहा जाता है कि ये तीनों गुण जो हैं, ये तीनों गुण एक इंडिविजुअल में फ्लक्स में है। दे आर इन फ्लक्स, दे आर मूविंग। इट इज बेसिकली द प्रिडोमिनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर गुणा दैट डिटरमिन्स द वर्ण ऑफ एन इंडिविजुअल। ये मैं आपको आदिकाल की बात बता रहा हूँ, वैदिक समय की बात बता रहा हूँ, जब ये अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा कॉमन थी और चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेजिमेंटेड नहीं थी। तो अब देखिए कि एक इक्वेशन इमर्ज करता है, और वो इक्वेशन क्या इमर्ज करता है कि आपका गुण आपके स्वभाव को निर्धारित करेगा। और ऋग्वेद का एक और प्रिंसिपल है कि हरेक रीति और धर्म का अलाइंड होना कॉस्मॉस के प्रॉपर फ्लो के लिए बहुत जरूरी है। तो धर्म के बारे में जब हम धर्म की संरचना करते हैं, जब उसको हम कंसेप्चुअलाइज करते हैं, तो वी टॉक अबाउट सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ धर्म। धर्म टुवर्ड्स one's पेरेंट्स, towards one's siblings, towards one's wife, towards one's village, towards one's nations, and so on and so forth. इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन अपने प्रति भी धर्म जो है वो धर्म है, और उस धर्म की भी प्रधानता जो है वो आदिकाल में दी जाती थी, उसको स्वधर्म कहते थे। तो आपका गुण जो है वो आपके स्वधर्म को डिटरमिन कर रहा है। और ये अंडरस्टैंड किया गया कि आपका स्वधर्म जो है वो आपका कर्म डिटरमिन करेगा। एंड बाय दैट कर्म आई डू नॉट मीन प्रारब्ध कर्म। आप क्या काम करेंगे, आपका क्या वोकेशन होगा। आप स्कॉलरशिप में
एंगेज करेंगे, या पॉलिटिक्स के परसुएंस में आप एंगेज करेंगे, आप या वेल्थ जनरेशन के एक्टिविटीज़ में एंगेज करेंगे, एंड सो फोर्थ। और वही कर्म जो है वो आपका वर्ण डिटरमिन करेगा। तो एक समय में आपका वर्ण जो है वो आपके गुण के ऊपर आधारित था, जो ये आधारित कर रहा था कि आप कर्म क्या करेंगे। तो दिस वाज द टाइम्स व्हेन थिंग्स वर फ्रीयर एंड थिंग्स वर मोर इन कांटेक्ट विद द स्पिरिचुअल रियलिटी। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई विल वेट फॉर यू टू कंप्लीट द, मैं जरा ये कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे यहाँ ये बड़ा कॉमन नॉलेज है कि सतयुग है, उसके बाद वहाँ से चीज़ें जो हैं वो डिक्लाइन करनी शुरू होती हैं। जो हमको इस विषय में, वर्ण के विषय में जो हमको लिटरेचर मिलता है वो कलयुग का लिटरेचर है। ऑफ ऑल द मनुस्मृति, it's been written in Kali-yuga. हाँ, Gautam Dharma Sutra predates Manusmriti. Yes, it predates Manusmriti. okay, So, of all the Dharma Sutras and Dharma Shastras, Gautam Dharma Sutra is the earliest extant literature that we have. okay, Earlier than Manusmriti. okay, Now, when we come to Kali Yuga, the earlier equation that I spoke about, that got perverted. And that is why in Dharma Shastra literature, what is it that you find? You find that it is karma of an individual, and by that I mean work, which is going to determine the varna of an individual. कि आप जिस कर्म में आप और आपकी फैमिली जिसमें इन्वॉल्व है, वही आपका वर्ण डिटरमिन। तो मैं यहाँ पर अपनी बात को रोकता हूँ। नहीं, सॉरी, जस्ट एक्सप्लेन दिस अगेन। आपने कहा हाँ, कलयुग में हाँ, कर्म विल डिटरमिन वर्ण, द वर्ण, but that is exactly what you said earlier. Swadharma will determine the karma, which will further determine varna. So the Yes. equation changed. No, the equation from was Swadharma. collapsed. It was collapsed. The importance of guna, determining your swabhava is out of the equation. In current times. Not only in current times. Since the times you find the existence of Dharma Shastras and Dharma Sutras. And this is something very interesting. When you look at the Gita, right? गीता का एक बहुत ही ऑफ्टन कोटेड वर्स है, चातुर्वरेण्यम वाला, हाँ जी, जो कि लोग उसको बहुत कोट करते हैं और उसको मिसइंटरप्रेट भी करते हैं। प्लीज बोलिए। चातुर्वरेण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, राइट? तो इस गुण कर्म विभागशः में लोग कर्म की के बारे में जब बात करते हैं तो प्रारब्ध कर्म के बारे में बात करने लगते हैं, जबकि हमारे लिटरेचर को जब आप देखेंगे तो कर्म का मतलब कार्य होता है। तो गीता में भी जो है इक्वेशन किस चीज का है? आपके गुण और आपके कार्य का। किस गुण की प्रधानता है? जो आपका कर्म निर्धारित कर रहा है, जो कि आपके वर्ण को निर्धारित कर रहा है। गुण कर्म विभागशः चातुर्वरेण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। वो जो है वो विभाजित हो रहा है। ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है। लेकिन ये जो आपके धर्मसूत्र और स्मृति हैं, ये श्रुति नहीं है, ये स्मृति है। ये फंडामेंटल डिफरेंस है। गीता श्रुति है, ये स्मृति है। ये अपौरुषेय नहीं है, ये पौरुषेय है। ये इसमें ये गौतम ने इसकी सृष्टि की, मनु स्मृति की संरक्षा जो है वो मनु ने की। व्यक्ति का नाम इसमें जुड़ा हुआ है, राइट? आप जितने भी उपनिषद हैं उसमें क्या कहते हैं, आप अगर अंदर आप पढ़ने लगेंगे तो शायद आपको ऋषि मुनियों के नाम मिल जाएंगे, लेकिन कवर पेज पे किसी पे नहीं मिलेगा।
अपौरुषेय हैं, राइट? ये फंडामेंटल डिफरेंस है। और इसीलिए जो हमारी संस्कृति का जो स्पिरिचुअल फाउंडेशन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और जो आपका स्मृति ट्रेडिशन है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या हो रहा है कि दोनों चीज़ों का गहन अध्ययन नहीं मिल रहा है, जिसके की कारण कन्फ्यूजन जो है वो बहुत रैम्पेंट हो गया है। तो मेरे कहने का और मेरा प्रयास ये है कि हम लोगों को श्रुतियों को भी बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा इस विषय में, और स्मृतियों को भी इस विषय में बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा। और ये भी चीज़ है कि जो मनुस्मृति का अंडरस्टैंडिंग है जो पॉपुलर कल्चर में आज, वो भी बहुत मैसिवली डिस्टॉर्टेड है, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज एज वेल। हाँ जी, तो अभी तक हम जहाँ पहुँचे हैं वो ये है कि द नेचर ऑफ क्रिएशन और मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ इज, उस प्रोसेस में 3 एनर्जीज हैं, सतो रजस तामसिक एनर्जीज हैं, और उनके कॉम्बिनेशंस में जिसमें सतो गुण ज़्यादा है वो ब्राह्मण होता है, रजस गुण की प्रधानता ज़्यादा है वो क्षत्रिय, रजस और तामसिक एनर्जीज का कॉम्बिनेशन है, कौन सी प्रधानता मुझे नहीं पता, शायद तामसिक, तो वैश्य वेल्थ परस्यूट्स, और अगर तामसिक ज़्यादा है तो पहले इस पॉइंट को तो शूद्र, 1-2 पॉइंट्स पहले यहाँ पर आते हैं, सॉरी एक स्टेप बैक ऑल्सो, ठीक है। सो अभी हम कहाँ हैं कि दिस इज द नेचर ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू सांख्य, और which has been fully incorporated जब हमारे in our- समाज का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ होगा तो हम ये सांख्य से जो हमने सोसाइटी का डिज़ाइन करना शुरू करा उसमें हमने ऐसे वर्ण डिज़ाइन करने स्टार्ट करे। आते आते सतोयुग से कलियुग तक तो आप कह रहे हैं कि गीता जब कलियुग में हुई वो तो, लेकिन वो अपौरुषेय है, स्पिरिचुअल है। तो मगर उससे मेरा एक कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हुआ कि कृष्ण भी वहाँ यही कह रहे हैं कि जो कर्म की बात कर रहे हैं, चारों जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू वर्णा, वो प्रारब्ध की बात नहीं कर रहे हैं, वो आपके बर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, वो आपके कार्य, आप किस में एंगेज्ड हो वो बात कर रहे हैं। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। हाउ डिड यू अराइव एट दिस? आई विल आस्क यू, व्हाट इफ आई चैलेंज यू कि आप गलत हो, हाउ डिड यू अराइव एट दिस? कि 2 रीजन है जी, एक तो है कि मैं जिनको पढ़ रहा हूँ उन्होंने शास्त्र लिखा है, तो हमारे यहाँ एक और भ्रांति है कि अगर संस्कृत में अगर नहीं लिखा गया है तो वो शास्त्र नहीं है। और मेरा ये मानना है कि जो भी एक जेन्युइन योगी के हाथ से या मुख से जो आया वही शास्त्र है। वो शास्त्र आपका अंग्रेजी में हो सकता है, वो आपका मराठी में हो सकता है, वो आपका तमिल में हो सकता है, वो आपका तेलुगु में हो सकता है, वो आपका खड़ी बोली में हो सकता है, वो आपका किसी भी जो हमारा ट्रेडिशन रहा है। सही बात तो ये है या कि जिनको भी ब्रह्म का एकाकार हो गया जी, और उनके मुख से या उनके थ्रू जो भी आया वो शास्त्र है। तो श्री अरविंद का लिटरेचर जो कि वॉल्यूमिनस और कोपियस है इन मैटर्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल रहे हैं कि जिसको भी ब्रह्म का एकाकार हो गया उसके मुख से जो आया वो शास्त्र वो है। शास्त्र है। मगर बहुत लोग इसको नहीं मानेंगे, दे क्रिएट डिफरेंसेस। इनफैक्ट मेरे क्लोज लोग भी हैं, उनमें भी शीट्स की बात करते हैं हम कि धर्मशास्त्र और उसके संरक्षक जो हैं वो इनर मोस्ट शीत है, फिर आउटर शीत। तो जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ वो किसी भी शीत में हो सकता है, वो कहीं पर भी रिजाइड कर सकता है, मगर क्या उसका प्रभुत्व इक्विवेलेंट होगा? क्या वो एक इक्विवेलेंट है धर्मशास्त्रों के देखिए रक्षकों? यहाँ भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। हाँ जी, और इसको समझने के लिए शास्त्रों को भी समझना जरूरी है, संरचना का भी समझना जरूरी है। देखिए हमारे धर्मशास्त्र में वर्ण जो 4 आश्रम थे उसमें 2 ही आश्रम में जो है वो प्रभावशाली थे। वर्ण जो है जी, जब तक हमारी संस्कृति चल रही थी, ठीक है, अनइंटरप्टेड, जब तक अटैक्स नहीं झेले थे, जब तक जो भी हो उसका डिवोल्यूशन हो या जो भी हो, लेकिन जब तक हमारी संस्कृति, हमारी हिंदू संस्कृति
जब तक हमारी वो प्राचीन काल से जो जुड़ी हुई थी, जब तक ये था डिवोल्यूशन डिफॉर्मेशन के बावजूद, तब तक भी ये अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर थी कि मनुष्य का वर्ण आपके जो 4 आश्रम में उसमें सिर्फ पहले ही 2 आश्रम में ऑपरेशनल थे, ब्रह्मचर्य में और गृहस्थ में। देखिए, और उसका भी एक बहुत ही इसका इम्प्लीकेशन मैं आपको बताऊं। इसका पहले मैं आपको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। ठीक है, मैं स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। देखिए, योगी बनने के लिए, ब्रह्म के साथ एकाकार करने के लिए, अल्टीमेट रियलिटी का ज्ञान पाने के लिए, जो हमारे संस्कृति का टेलियोलॉजिकल पॉइंट अगर आप कह सकते हैं कि वो एंड पॉइंट है, वो हमारी पूरी सोसाइटी जो है इसी के लिए हर एक लोगों को डिफरेंट वेज से वो उसको रेज करती थी और इन्फ्लुएंस करती थी। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप गुणों को उसके पार जाएं, आप गुण के पार जाएं। तो इसी के लिए योगियों के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है हमारी संस्कृति में, जिसको कहते हैं त्रिगुणातीत। अच्छा, वो जो गुण के परे है। तो जब लोग ये कहने लगते हैं कि फलाना ऋषि जो है वो शूद्र थे और वो क्षत्रिय थे और वो ब्राह्मण थे, ये महाबकवास बात है। ये महाबकवास बात है, क्योंकि कोई भी योगी जो है वो गुण के परे हैं, और जब वो गुण के परे हो गए तो वर्ण जो है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। और ये अंडरस्टैंडिंग आज भी ट्रेडिशनल इंडिया में पाई जाती है। योगी आदित्यनाथ का एग्जाम, जब आप संन्यास ले लिया तो ये तो उसी से वही कनेक्टेड हुआ। आप अपने बेसिकली अपनी जाति छोड़ते हैं, अपना परिवार छोड़ते हैं, वो सब कट ऑफ कर हाँ, देते तो मैं वो आऊँगा उस पर। मैं बाद में आऊँगा उस पर। अच्छा, जो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग इंडिया में आज भी ये है, आप सुनिएगा, जाति न पूछो साधु की। हाँ जी, साधुओं की जाति नहीं पूछी जाती है। मैं आपको अपने घर की एक वार्ता बता रहा हूँ। मैं हंसदेव राव बाबा जो विंध्याचल से 7 किलोमीटर की दूरी पर उनका एक आश्रम है, उनसे मैं दीक्षित हूँ। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बिना शरीर के जो हमारे गुरु हैं वो माँ और श्री अरविंद हैं, और शरीर में जो हमारे गुरु हैं वो देवराहा बाबा हैं और अम्मा हैं, अम्माची। उन्होंने भी मुझे दीक्षा दी है। तो शरीर में ये 2 हैं, और बिना शरीर के जो श्री अरविंद और माँ हैं। और मैं इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं देखता हूँ, कोई मुझे there is no contradiction. I don't see them contradictory at all. तो ये बहुत समय की बात है, और प्रभु की कृपा हुई कि मैं इस मार्ग में बहुत पहले ही चल पड़ा, मतलब in my 20s itself। तो एक बार हंस देवराहा बाबा के पास मैं अपनी माँ और अपनी मामी को लेकर के गया था। तो दर्शन हो गए, हम लोग लौट करके आ रहे थे। तो मेरी मामी ने मेरे माँ से पूछा, दीदी ये बताइए कि ये बाबा, इनकी जाति क्या है? तो मेरी माँ ने तुरंत मना किया। माँ ने कहा कि, और मेरी माँ कोई पूरे ट्रेडिशन की वो ज्ञाता नहीं है, वो पंडित नहीं है इस मामले में, वो फोक ट्रेडिशन ही रिप्रेजेंट करती है। तुरंत मना किया, कहा कि सन्यासियों और योगियों की जाति नहीं पूछी जाती है। ये ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है। इसका इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आश्रम की जो हम बात कर रहे थे, जब आप वानप्रस्थी हो जाते हैं तो आपने तैयारी करनी शुरू कर दी, जो है आप गुण के परे जा रहे हैं। तो जब आप गुण के परे जाना शुरू कर दिया आपने, तो आपने जाति का भी त्याग करना, वर्ण और जाति का भी त्याग करना शुरू कर दिया। सन्यासियों में ये और भी उत्कृष्ट हो जाता है, और भी एम्फैटिक हो जाता है। सन्यासियों की भी जो है कोई जाति नहीं होती है, उनका कोई वर्ण नहीं होता है, और योगियों का तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ये 2 स्टेज जो है, जो प्रिपरेटरी स्टेजेस हैं फॉर यू टू मेक अ योगी।
तो तीन लोगों के कैटेगराइजेशन में जाति और वर्ण का की बात ही नहीं होनी चाहिए. It should never enter the conversation if you go by the cosmological understanding of our tradition. तो सिर्फ ब्रह्मचर्य में और गृहस्थ में वर्ण उन दो कैटेगरीज में वर्ण का क्लासिफिकेशन था. किया है. हाँ और आगे चल के तो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा. dissolve होना. संन्यास में बिल्कुल बंद कर देना चाहिए. हाँ नहीं मतलब दोनों में बंद तो दोनों में हो जाता है. अच्छा. और क्या कहते हैं, आप जब योगी हो जाते हैं तो कंप्लीटली हाँ, सीज कर जाता है, सीज क्योंकि आप साइको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपका ऐसा हुआ है कि आप तीनों गुण के प्रति के बियॉन्ड चले गए हैं. आप त्रिगुणातीत हो गए हैं, आप योगी हो गए हैं. ये तो इम्पोर्टेंट बात. बढ़िया. अब तो मैं आपको ये कह रहा था जी. सोसाइटी का, और ये चीजें वंस अगेन ये धर्मशास्त्र से ही आती है. तो इसीलिए मैं ये भी कह रहा हूँ कि ठीक है, धर्मशास्त्र कलयुग का लिटरेचर है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन इस धर्मशास्त्र में भी बहुत ही गूढ़ बातें हैं जिसको कि समझना बहुत जरूरी है. तो हमारे सोसाइटी में नॉलेज के पर्सपेक्टिव से उसके हायरार्की में सबसे उत्कृष्ट जगह पे कौन सिचुएटेड है? योगी. नॉलेज सोसाइटी में ये हमारी सोसाइटी, ये नॉलेज सोसाइटी ही थी. हाँ ओके. उसमें जो है वो योगी सिचुएटेड है. और योगी जो है योगी सोसाइटी के बाहर रहते थे. सोसाइटी के हर एक लोग, और ये ट्रेडिशन आज भी है, आज भी ये ट्रेडिशन चला आ रहा है. फ्रॉम एवरी स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी लोग योगियों के पास जाते हैं, जेन्युइन योगियों के पास गाइडेंस सीख करने के लिए. तो योगी का स्थान जो है वो किसी भी जाति और वर्ण से कहीं ऊपर है. ये हमेशा से ये चला आ रहा है. और यही कारण है कि अगर आप हमारे पौराणिक लिटरेचर को देखेंगे या हमारे एंशिएंट टाइम्स के की गाथाओं को सुनेंगे तो आपको ये इसका वर्णन मिलेगा कि फलाना राजा जो है इस योगी के पास गए और वहाँ से बिल्कुल. वो तो सारा टाइम वो गाइडेंस मिला. आपका क्या कहते हैं, आप इन टाइम्स में भी चला आ रहा है. ये इंदिरा गांधी वो भी जाती थी, वो राजीव गांधी भी जाते थे. सब लोग वो क्या कहते हैं, सब लोग जाते हैं और वो जा करके वो गाइडेंस लेते हैं जेन्युइन योगीज के पास. तो ये चीजें वो चली आ रही हैं. तो योगी हमेशा वर्ण बेस्ड सोसाइटी के बाहर रहते हैं. अच्छा, थोड़ा सा स्टेप बैक करके इस सवाल पे आते हैं. कैटेगराइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये नेचर का ऑर्डर है. नेचर का नॉलेज ये नहीं है. आज आप एक बात बताइए कि किसी भी सोसाइटी में जो सबसे नॉलेजेबल होगा, राइट, सबसे नॉलेजेबल जो होगा और सबसे प्योर जो होगा, अगर वो सोसाइटी सही में ट्रुथ को अगर परस्यू करता है तो उसकी प्रधानता जो है वो सबसे ज़्यादा होगी. You look at yogis as scientists who are absolutely pure in themselves. Impurities जो हैं वो तो गुण क्रिएट करते हैं ना. अभी भी ऐसा ही है. तभी all our ISRO scientists or people like Dr. Abdul Kalam are revered so much. भारत में इसी वजह से है ना. So वही कारण. प्योरिटी भी कारण है. हाँ. Honesty, integrity, Absolutely. and pursuit of knowledge. बिल्कुल. एक अलग तरह की knowledge, maybe of the external world. Yeah. But it is still pursuit of knowledge which is revered among people. Absolutely. जी. तो यही कारण था कि योगियों को प्रधानता दी जाती थी. उसके बाद आते थे सन्यासी. अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र में ये वर्णित है. राजा के ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपके राज्य में, आपके कोट अनकोट दरबार में, दरबार तो होता नहीं था, आपकी सभा में अगर कोई योगी चला है, अगर कोई सन्यासी चला है, तो आप उसको अपने स्थान से ऊंचे स्थान पे आप बिठाएंगे. और ये सिर्फ भारतीय सन्यासियों के लिए नहीं था. नॉट ओनली. अब मैं आपको एविडेंस देता हूं. ह्वेनसांग की, जब आप ह्वेनसांग के ट्रैवलॉग्स पढ़ेंगे, जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एंटर करता है और वो डिफरेंट राज्य में गया था, आप उसके डिटेल्स को देखिए कि वहाँ के राजाओं ने उसका कैसे सत्कार किया था.
तो जिस तरह से सत्कार किया था, और अगर आप अर्थशास्त्र के प्रिंसिपल्स को देखिए कि राजा के ऊपर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस थे, यू विल फाइंड देम टैलिंग, मिलते हैं बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो हैं वो लिखी हुई नहीं थी। हमारे धर्मशास्त्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करते थे पहले। इट वॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लिविंग डॉक्यूमेंट्स। इट वॉज यू नो कि उसको इसको आपको फॉलो करना है। जी। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं। वो जो आज हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसको हम डिसेक्ट कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स ढूंढ सकते हैं, उसकी अच्छाइयाँ देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी यही था कि धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र जो थे, ये इंस्ट्रक्शंस थे ऑन एवरीवन, श्योर। you know, even on sannyasis and वानप्रस्थीस। वानप्रस्थी और सन्यासियों का भी बिहेवियर जो है वो सेम नहीं था। सन्यासी जो है वो फल तोड़ करके नहीं खा सकते थे। अच्छा, वो सिर्फ भिक्षा नहीं, वो जो गिरा है, गिरा है जो। अच्छा, अहिंसा जो है, अहिंसा परमो परम धर्म। है, परम धर्म है, उसको फॉलो करना है। आपको ये देखना है कि आपसे किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो। आप पेड़ से फल भी नहीं तोड़ सकते हैं, जो गिरा हुआ है आप वही खाएंगे। तो यही धर्म, ये धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र से ये इंस्ट्रक्शंस आपको मिलते हैं ये कि सन्यासी ऑफ ऑल ऑर्डर। एंड क्या ये एक्सपेक्टेशन थी कि सारे वर्णों में से लोग सब सन्यास लेंगे? ये क्लियर है? बिल्कुल, आप ब्राह्मण हो या आप शूद्र हो या जो भी हो, आप सन्यास लेंगे। बिल्कुल, अच्छा, एकदम, सबसे एक्सपेक्टेशन। एकदम। सन्यास लेने का भी ये नहीं था कि आप जो है आप whimsical वे में ले सकते हैं। There were certain conditions that have to be fulfilled. ये आपको ये इंस्ट्रक्शंस जो है आपको धर्मशास्त्र में मिलते हैं। You have to ensure that your family is well taken care of. आपने जब तक क्या कहते हैं आपने उसका निर्वाह नहीं किया है, अगर आप संन्यास लेने की चेष्टा करेंगे तो राजा द्वारा दंडित होंगे। Once again, you know, coming from अर्थशास्त्र. So you had to fulfill certain conditions before you took sannyas. So it seems to me that categorization was important for orderly behavior of orderly progress of society. See, I wouldn't say that. Is it? No? I wouldn't say that. See, I have a very complex view of this Varna Vyavastha. I personally feel that this Varna organization, as long as it is in tune with Guna, you know, with the inner constitution of an individual, you know, it's working fine. But the moment it becomes hereditary, it begins to cause problems. नहीं, सो मेरा प्रश्न जो था वो कि कैटेगराइजेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? आप कह रहे हैं कैटेगराइजेशन इम्पोर्टेंट है स्वधर्म डिटर्मिन करने के लिए, व्हाट एम आई सपोज टू डू इन दिस सोसाइटी, और फॉर एन ऑर्डर बेस्ड सोसाइटी इटसेल्फ कैटेगराइजेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, 4 वर्णों में पहली बात तो यह है कि वो रियलिटी ही वैसी है कि कैटेगराइजेशन है। कैटेगराइजेशन है क्योंकि इट्स अ रियलिटी, क्योंकि गुण है तो रियलिटी है। तो रियलिटी है। जैसे वो शंकर की बात आप कह रहे थे, ठीक है कि कि एवरीथिंग इज वर्ण। कि हर एक जो है, हर एक का क्लासिफिकेशन है, हाँ बिल्कुल, हर एक का वर्ण है। मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक का वर्ण इसलिए है क्योंकि हर एक का गुण अलग है। बिल्कुल। गुण अगर अलग है तो वर्ण भी अलग होगा, गुण अगर समान है तो वर्ण भी समान होगा। सो कैटेगराइजेशन इज एक नेचुरल आउटकम है, मतलब वो नेचर नहीं ऐसा बनाया है, तो आपने उसको, हाँ, तो आपने बस बता दिया कि मनुष्य ये कैटेगरी है, आपने रिकॉग्नाइज करा है केवल। आप एक बात बताइए, आज प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज बिल्कुल का सही जो है बात उसका है। क्लासिफिकेशन होता है। क्यों जरूरी है? हाँ आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, बिल्कुल तो इट्स समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल। इट इज समथिंग लाइक दैट। अब आप उसके साथ, आप उस क्लासिफिकेशन के साथ जब आप छेड़छाड़ करने लगते हैं और जब आप उसको मैनिपुलेट करने लगते हैं तो उसमें परेशानियां आती हैं। वी विल टॉक अबाउट दोस। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब तक वर्ण आपके स्पिरिचुअल प्रिंसिपल से और गीता से अलाइंड है, कि वर्ण जो है आपके गुण और कर्म से, जो आपका इनर कॉन्स्टिट्यूशन है उससे अगर रिलेटेड है तो वो ठीक है। नहीं, मगर आपने कहा कलयुग में गुण से तो अलग हो गया है। नहीं, कलयुग में हुआ है लिटरेचर में, हाँ लिटरेचर में, अंडरस्टैंडिंग में। हाँ। लेकिन रियलिटी तो आज भी चल रही है ना। आज ही की रियलिटी आप देख लीजिए। आपने और हमने। बट वो आई मीन, ये तो मतलब ये तो सब
एक तरह से ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग में कमी कैसे हो सकती है कलयुग में, चाहे वो लिटरेचर लिखा नहीं, हो? देखिए फिर वही डिस्टिंक्शन, हम्म, फिर वही डिस्टिंक्शन, क्योंकि जो स्मृति ट्रेडिशन है वो अपौरुषेय नहीं है, सही बात। वो ह्यूमन क्रिएटेड, वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। हम्म, अगर ब्रह्मज्ञानी अगर कोई हो जाएंगे और उनके मुख से या हाथ से अगर कुछ निकल करके आएगा तो वो श्रुति होगा, वो स्मृति नहीं होगा। ये फंडामेंटल डिस्टिंक्शन है हमारे ट्रेडिशन का। दिस इज अ फंडामेंटल डिस्टिंक्शन। तो मैं धर्मशास्त्र ट्रेडिशन को ह्यूमन क्रिएटेड मानता हूँ। बट आप ये भी साथ साथ फिर ये बोल रहे हैं कि ये जो धर्मशास्त्र ट्रेडिशन है वो ज्ञान की एपिटम पे नहीं पहुंचे हैं, बट दे आर स्टिल राइटिंग। इट इज डिराइव्ड नॉलेज। Okay, so It they is are derived simply knowledge. writing, and they may or may not be of people of very high order of. Yeah, it's something like that. You know, if I They're can, not realized beings, maybe. if I can draw this analogy, you know, from the world of technology. कुछ लोग जो हैं वो, कुछ लोगों ने टेक्नोलॉजी क्रिएट किया, राइट? उन्होंने क्रिएट किया उसको। कुछ लोग जो हैं वो जो क्रिएट हुआ उससे अपेंडेड कुछ टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं। वो आज के भी फील्ड में है। You know, there are certain people who are creators of knowledge, and then there are others, you know, even in the field of academia. Derive from it and Yeah. add on and Exactly, create. you know, Yes, exactly. They absolutely. play with those ideas and they create their own things. जी. So that distinction is always there. So what happens in my mind is when you show me a Gautam Dharma Sutra, तो ऐसा लगता है कि ये एकदम this is some एकदम definition of कुछ truth है, of reality है, which is unshakable, even though ये श्रुति है। वो नहीं, ये स्मृति है। ये सॉरी वो स्मृति है। हाँ, इवन दो वो ये स्मृति fallible मगर है। फॉलेबल है। This is fallible. हमारे ट्रेडिशन में जो infallible है वो केवल वो श्रुति है। केवल श्रुति है। स्मृति जो है वो fallible है और इसमें प्रॉब्लम्स हैं। These problems should be discussed. मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको पूरी तरह से जंक कर देना चाहिए, क्योंकि उसका जंकिंग जो हुआ है उसका colonial roots है। That's, you know, that's another part of the story. You know, we'll come to that. We'll come to that part of the story. But see, what I was trying to say is that once you understand the spiritual principles, once you understand the cosmology, then you begin to understand how things were conceptualized in the beginning of times as far as the organization of our society is concerned. तो यहाँ तक काफ़ी क्लियर है। अब मुझे ये बताइए कि तामसिक लेजीनेस से क्यों एसोसिएटेड है? आपने शब्द लेजी यूज करा। इनर्शिया एक और शब्द है। इट कांट बी अ नेगेटिव क्वालिटी बिकॉज इट हैज कम फ्रॉम द प्रकृति इटसेल्फ। Yeah. इट इज एन इनेट नेचर ऑफ प्रकृति। Exactly. हमारे तो देवता भी तामसिक देवता होते हैं। ये मैं कभी समझ नहीं पाया हूँ। Right. क्योंकि हमें हमेशा बोला गया है जी मीट खाना तामसिक है, या कुछ फूड्स फॉर एग्जांपल तले हुए खाना, मीट, ये सब तामसिक चीज़ें हैं। शराब पीना तामसिक है। तो सारी नेगेटिव चीज़ों को ना तामसिक बोल दिया जाता है। तो ये सब नेगेटिव है। नेगेटिव तो नहीं हो सकता, प्रकृति का एक रूप है। नहीं, हाँ, तो तो इसीलिए इसको आप पहले अगर देखिएगा मेरे डिस्कोर्स में जो मेरा कॉन्वर्सेशन हो रहा है, मैं इन सब के प्रति कोई भी जजमेंट्स नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सांख्य हमें ये अंडरस्टैंडिंग देता है। देखिए, लेजीनेस के साथ हम एक नेगेटिविटी एसोसिएट कर दें, करेक्ट। वो हमारा इशू है। उसका कोई और शब्द हो सकता है शायद भारतीय भाषाओं में। अब इनर्शिया इज नॉट अ नेगेटिव क्वालिटी, राइट, है ना? लेजीनेस को मानते हैं, बट अगर तामसिक को इनर्शिया बोले तो ठीक है, वी कैन यूज, यू नो, वी कैन, ऐसा कुछ ठीक है। उसको पता नहीं हिंदी शब्द उसका संस्कृत शब्द क्या होगा इनर्शिया का, बट Yeah, something, you know, which this has inertia, तभी वो यहाँ अटका हुआ है। राइट, और ये कप और ये भी बात सही है कि जिसमें इनर्शिया है वही लेजी है, इंडिविजुअल। अच्छा, वो मूव ही नहीं कर रहा है, हाँ, doesn't want to move, या that is why that individual is lazy, बट right? पेड़ों में भी इनर्शिया है, Right, तभी वो एक जगह पे हैं। exactly, हाँ, exactly. हाँ, तो मैं इन सब जब सारे डिस्क्रिप्शंस को जब दे रहा हूँ
तो By उसमें the grace of the जजमेंट divine, एसोसिएट मेरा नहीं जजमेंट करना चाहिए, एसोसिएटेड ठीक है, मेरा बिल्कुल जजमेंट एसोसिएटेड नहीं है। एसोसिएशन नहीं है। हाँ। और मैं ये मानता हूँ, और ये हमारी संस्कृति भी मानती थी, हमारी संस्कृति भी ये मानती थी कि किसी भी सोसाइटी के सुचारू रूप से चलने के लिए चारों वर्ण का होना बहुत ज़रूरी है, चारों वर्ण का ज़रूरी है। देखिए, मैं इस बात को तो मैं भली भांति जानता हूँ कि जिसको ब्रह्म के परसूट का कीड़ा काट लिया, ठीक है, जिसको वो सत्व की प्रधानता, अगर न उसको गवर्नेंस अट्रैक्ट करता है, न उसको पैसा अट्रैक्ट करता है, न वो सर्विस करने के इसमें ये है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर एक सोसाइटी हो जिसमें गवर्नेंस नहीं है, वेल्थ नहीं है, सर्विस नहीं है, तो वो सोसाइटी कितनी लॉपसाइडेड है। एक कोई भी व्यक्ति जो है वो सिंपली नॉलेज परसूट के परसूट से क्या उस सोसाइटी को चला सकता है? नहीं चला सकता है, नहीं चलेगा। तो होता क्या है कि हम लोगों ने इन सारी चीज़ों के ऊपर जजमेंट्स दे दिए, हमने इसको हायरार्किकल बना दिया, हमने उसको जो है उसको क्लासिफिकेशन तक तो ठीक है, लेकिन जब हम उसको ऑर्डर करने लग गए तो हमारे प्रॉब्लम शुरू हो गए। मैंने इस बात में ना एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनी है, आई एम श्योर ट्रूथ होगी, कहीं से आ रही है, कि एक कोई समय था, कौन से युग में नहीं पता, बट पूरी धरती पे जो सतोगुण है और परस्यूट ऑफ ब्राह्मण है वो इतना, और जैसे यज्ञों की वो परस्यूट्स इतने बढ़ गए थे, शायद भारत में या जो भी, कि सोसाइटी पूरी लॉपसाइडेड होने लगी, दैट विल स्टॉप फंक्शनिंग। सो द देवदास हैड टू इंटरवीन एंड रिड्यूस द एनर्जी इन द यज्ञ। मतलब आपको जो एलिवेशन मिलेगा वो आपको उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि आप यही करते रहोगे तो सभी ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे, द होल सोसाइटी विल फॉल अपार्ट, ऑल क्रिएशन विल फॉल अपार्ट। ऐसा कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। सो दे हैड टू कम एंड डू इंटरवेंशंस की ये ह्यूमन काइंड की एनर्जी लोअर हो थोड़ी, ताकि सोसाइटी कैन फंक्शन। एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब है कि अगर एक सोसाइटी, और वो आज भी सोसाइटी है, और मैं इसके आने के पहले एक मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने अपने ही जनरेशन में ये देखा होगा कि बच्चा एक पर्टिकुलर परसूट को परसू करना चाह रहा है, उसके पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स या उसकी सोसाइटी उसको एक डिफरेंट डायरेक्शन में भेजने की कोशिश सारा समय भारत में और कॉन्फ्लिक्टेड है, वो कॉन्फ्लिक्टेड है। बिल्कुल। वो कॉन्फ्लिक्टेड इसलिए है कि वो अपना कर्म अपने गुण के अनुसार जो उसका वर्ण निर्धारित कर रहा है वो नहीं कर पा रहा है, उसको वो एक्सेस नहीं मिल रहा है, उसको वो कंडुइट नहीं मिल रहा है। एंड व्हाट इज द आउटकम ऑफ इट? प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल डिसईज। I don't want to get into this story, but I'll tell you this. When I was writing my civil services examination, we used to write 4 papers for mains. I had done exceptionally well in 2 papers. My other 2 papers were going to be held, a month later. I literally dropped out. I was very good in studies, but my heart and soul was not there. I know for sure that I am not cut out for governance matters. Much before this, I had already made the decision that I will not be joining management. Wealth generation is not part of my proclivity. But yes, you give me books, you give me ideas, you can put me in a cave, I won't come out of the cave. I know that. वो मेरा है. But I also know that, that on my own, I am a lopsided individual. I can give to the society what I excel in. But I realize the importance of those people who excel in governance matters. Sure. People, who excel in matters of wealth generation, who are excellent in giving service. So what I'm saying is that our problem comes when we start sort of ordering the society in an hierarchical fashion. Everybody is important. The play of all the gunas determining
द कर्मास एंड वर्णास ऑफ इंडिविजुअल आर इम्पॉर्टेंट। और हमारे नहीं चाहते हुए भी आज ये हो रहा है, और हमारी सोसाइटी जैसे जैसे फ्री होते जाएगी और वोकेशन का चॉइस लोगों को मिलता जाएगा, आप ये देखेंगे कि बच्चे जो है वो परसू करेंगे जो अपनी- उनकी इनर प्रोक्लाइविटी होगी। जिनको स्कॉलरशिप परसू करना होगा वो स्कॉलरशिप परसू करेंगे, जिनको डिफरेंट बिजनेस परस्यू करना है, हाँ स्टार्टअप्स करनी है, जो एग्जैक्टली वो एज करेंगे। अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज। या मेरा अपना केस, आप अपनी स्टोरी बता रहे थे, इन इन पोस्ट माई कॉलेज में कभी भी पढ़ाई में अच्छा नहीं था, ठीक है। 10वीं में मुझे डीपीएस से मिस्टर लुगानी ने मेरे पिताजी को बुलाकर बोला था इसका मैथ्स में कुछ करो नहीं तो स्कूल से बाहर निकाल देंगे, 10th का बोर्ड भी नहीं देने देंगे। ये मेरी हालत थी। तो I had some interests. It is not that I would not seek knowledge, but I loved these conversations. That's how I learnt. But ये पढ़ाई वढ़ाई मुझसे तो होती नहीं थी, वो भी कुछ maths और रटना based and all of that. And I do realize that, so I went through, you know, और ये देखिए, जस्ट टू इंटरजेक्ट यू, जी आज जो हम लोग काम करना चाह रहे हैं, जी कुंदन सिंह की उतनी आवश्यकता है जितनी की आवश्यकता राहुल देवान की। बिल्कुल, उसमें मैं बिल्कुल recognize कुंदन करता सिंह हूँ। जो है ऑन हिज ओन इनकम्प्लीट है, राहुल दीवान जो है वो इनकम्प्लीट है। राहुल दीवान और कुंदन सिंह का दोनों का आना साथ, और बाकी कितने लोग जो हैं वो साथ आना बहुत ज़रूरी है। Yes. तो सबका इट्स लाइक वी ऑल आर बिल्कुल प्लेइंग आवर बिल्कुल आवर पार्ट। हाँ जी, मेरी तो बात बिल्कुल सही है। और आपने जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की, आई वेंट थ्रू टेरेबल पीरियड फॉर 4-5 years आफ्टर कॉलेज, बिकॉज कोप ही नहीं कर पाता था मैं। एक सड़े हुए कॉलेज में जाकर कंप्यूटर साइंसेस घुसा दिया क्योंकि पिताजी कंप्यूटर साइंसेस करवाना था, तो कर लिया। बट ऑनेस्टली एंड आई वेंट थ्रू अ डिप्रेशन पीरियड फॉर मल्टीपल रीजंस, एंड आई एम श्योर दिस मस्ट बी वन ऑफ देम, कि the endless pressure of trying to cope with padhai was way too much. It also had other reasons. I'd gotten involved with some ये spiritual path पे, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा pressure, ये नहीं करना वो नहीं करना, suppression of sexuality, everything, all of those things were probably adding up. Anyway, so मेरा healing process कैसे शुरू हुआ, एक लैंडमार्क एजुकेशन करके एक कार्यक्रम था, वो किया मैंने। और वहाँ पर थर्ड स्टेप में we have an advanced course and then self expression and leadership program. It is in the third step when they said that you have to go out and act in society. Okay? जब मैंने वो काम शुरू करा, I cannot tell you how happy I was. Okay? That is when I started my business. During those 4-5 months of that course, I started my business. I started my non-profit school जो आज भी चल रहा है. I started communities, youth clubs, और इतना खुश था मैं. Those were the most transformative years for me. And I now realize, somebody then later told me, अभी कोई ज्योतिष ने कहीं देखी थी कुछ कुंडली, किसी वजह से, I don't usually go to astrologers और ज्योतिषा, बट कहीं किसी ने मांगा था तो मैंने दे दिया. उन्होंने बताया, अच्छा, योर वर्क इज अलाइंड विद योर with whatever is your guna. See, now it's all connecting. I was deeply unhappy with what I was going through, and very happy as soon as I started working in society and started doing a business. That was my source of happiness. It was a healing journey. अभी भी मैं blog लिखता हूँ, उसमें मैं लिखता हूँ, my healing started, work was a way for me to heal. So very nice. और मैं हूँ, आप मुझे ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बना दीजिए, हाँ जी, मैं एकदम कंस्ट्रेंट फील हाँ करूँ। बिल्कुल नहीं, दैट आई ऑल्सो डू। हाँ, बहुत बड़े ग्रुप से मेरे से झेला ही नहीं जाता, मैं तो चुप हो जाऊंगा सब। तो ये तो कहने का मतलब है कि गुण और कर्म और वर्ण का जब तक इनका अलाइनमेंट है तो एक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है। ठीक। लेकिन जब हम इस इक्वेशन को, जो हम ये कह रहे थे पहले, जो बात हो रही थी, गुण, स्वभाव, कर्म और वर्ण, जब इसके इक्वेशन को जब हम टैम्पर करते हैं, जब हम कर्म को गुण से, मतलब कर्म और वर्ण को गुण से जब उसको पृथक कर देते हैं, जब उसको अलग कर देते हैं, तो इंडिविजुअल्स के अंदर और सोसाइटी के अंदर ये दोनों में परेशानियां शुरू होती हैं। ठीक। और ये धर्मशास्त्र ट्रेडिशन में आपको
ये मिलना शुरू होता है। धर्मशास्त्र ट्रेडिशन बिगिनिंग विद गौतम धर्म सूत्र बहुत क्लियरली ये बात कहता है कि ये हेरिडेटरी है। तो इस हेरिडेटरी पूरे इसमें क्या हुआ कि आपका गुण और स्वभाव को नगण्य कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, उसको पीछे हटा दिया गया। बट इसमें लॉजिक भी हो सकता है ना कुंदन, क्योंकि इसलिए हो सकता है कि अगर किसी ब्राह्मण के माँ पिताजी, माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी सभी ब्राह्मण हैं, तो द टेंडेंसी ऑफ द पर्सन, द ऑफ द चाइल्ड, अगर वो मतलब एक, अगर इसको जीव की तरह से देखें, अ सोल, एक मिनट, आत्मा एंड सोल को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, the being or the soul on a journey of multiple hundreds and thousands of lifetimes towards evolution. उसमें एक point में this atma wants to express as a being which is pursuing knowledge. ठीक, ब्रह्म ज्ञान की या कोई भी knowledge pursuits में है. It is likely for this being to choose parents जो ब्राह्मण है, as an example. या कोई अगर बहुत राज से पॉलिटिशियन परिवार में पैदा होंगे या फौज में पैदा होंगे, और ये नेचुरल होता है, फौजी का बेटा फौजी बनना, ये नेचुरल ऑर्डर में, तो ये तो isn't this also logical? देखिए, मैं सो हेरिडिटरी होना लॉजिकल भी तो हो सकता है। नहीं, वो एक दूसरी बात हो सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप नॉलेज के बेसिस पे आप किसी सोसाइटी का जब आप गठन कर रहे हैं तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। आप पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। ओके, आप कहना क्या चाह रहे हैं समझ नहीं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सोल वो निर्धारित करेगा, और ये हमारा मानना हो सकता है। अच्छा, ये चीज़ को हम देख नहीं सकते, हम देख नहीं सकते। ऑर्डर ऑफ थिंग्स, प्रत्यक्ष जो है वो क्या वो फ्रेज है, प्रत्यक्ष में ही प्रमाण है, राइट। तो जब योगी जब वर्ण के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, तो वो आपके गुण को भी देख रहे हैं, वो देख पा रहे हैं, वो इमेजिनेशन नहीं है उनका, ठीक, वो प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं कि आप में किस गुण की प्रधानता है, राइट, ठीक है। और वही जो है आपका कर्म डिटरमिन कर रहा है, वर्ण डिटरमिन कर रहा है। यहाँ पर क्या है, आप पॉसिबिलिटीज में आ गए कि सोल जो है वो ऐसा फैमिली चूज करेगा, या आप क्या कहते हैं, आप यू आर मेकिंग अ हाइपोथेसिस आउट ऑफ इट, बट बी दैट एज मे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ अ डिस्कनेक्ट, in the Smriti tradition, from the Shruti tradition. Derived knowledge है, इस derivation में कुछ चीज़ें कुछ changes हुए और उसके implications बहुत ही strong हुए। तो स्मृति ट्रेडिशन से जो बात आती है वो बहुत क्लियर आती है कि ये सिस्टम जो है वो हेरिडिटरी बन चुका था, और मेरा ये मानना है कि जब ये हेरिडिटरी बन गया था तो गुण जो है वो नगण्य, गुण और स्वभाव नगण्य हो गया था, वो पीछे चला गया था। तो अगर किसी फैमिली में एक बच्चा पैदा होता है, वो ब्राह्मण बनना चाहे या नहीं चाहे, उसको ब्राह्मण ही बनना है, उसको क्षत्रिय बनना चाहे या नहीं चाहे, वो उसको क्षत्रिय ही बनना है, वो शूद्र बनना चाहे या नहीं चाहे, उसको शूद्र ही बनना है। तो सोसाइटी जो है वो स्ट्रैटिफाइड हो गई। जो सोसाइटी की पहले की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो रेस्ट्रिक्ट हो गई। और आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, ये मुझे इसका की फ्लेक्सिबिलिटी थी, और ये मूवमेंट वाज माइनस द कलयुग, कि ये जो स्मृतियाँ हैं माइनस कलयुग से पहले हमारे पास कोई भी एविडेंस है that it used to be constantly flexible. I could be born in any family and choose Brahman, choose to be a Brahman. There will be, and I think for that we'll have to look into the literature of Dwapar and Treta very very carefully. उसको जो कि अभी मैंने नहीं देखा है, मैं देखना चाहूँगा। मैं महाभारत में मुझे कुछ इंस्टेंसेस मिलते हैं
जहाँ पर कि ये ट्रांजिशन का पीरियड मिलता है, जहाँ की जो इनर स्पिरिचुअल प्रिंसिपल था वो स्ट्रैटिफाई हो रहा है. अच्छा. But I'll come back to you with this much later after I have investigated it thoroughly. ठीक है. वो मेरा इन्वेस्टिगेशन अभी वो चल रहा है. ठीक है. मुझे स्मृतियों में क्या मिल रहा है, आप एग्जाम्पल बोल रहे थे. हाँ, मैं आपको ये कह रहा था कि अगर एक व्यक्ति अपने गुण से, अगर वो क्षत्रिय अगर नहीं होगा, अगर आप उसको बैटल फ्रंट पे भेजेंगे तो अपना पीठ दिखाएगा ही दिखाएगा. कर्ण, जिसको हम इतना यूलोजाइज करते हैं, अगर अमी गणात्रा वाल्मीकि रामायण सबको रियलिटी में नहीं बताती तो वो कितनी बार बैटलफील्ड छोड़ के भागा था. कौन? कर्ण. कर्ण. लेकिन कर्ण का भी बड़ा इंटरेस्टिंग ये है. हाँ, मतलब we'll leave that. We'll come to it. हाँ जी, सूत पुत्र आप उस दिन बात हाँ, कर रहे थे आप. we'll come back to that. और उसके लिए भी मैं ये कोट करूंगा क्योंकि इसका जो ये है, तो कहने का मतलब है कि मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि सोसाइटी जब जैसे ही इसको हेरिडेटरी बनाया गया, वर्ण को और कर्म को, वीकनेस जो है वो सोसाइटी में आनी शुरू हो जाएगी और उस व्यक्ति को जो काम सौंपा गया है उसमें वो वीकनेस दिखाएगा. बिल्कुल. उसमें वो नहीं उतरेगा, वो बैटलफील्ड छोड़ के भागेगा और वेल्थ जनरेशन भी ठीक से नहीं करेगा. एग्जैक्टली. अगर कोई क्षत्रिय है या वैश्य है, अगर आप उसको सर्विस इंडस्ट्री में डालिएगा, हाँ, वो सर्व नहीं करेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट होगा. बिल्कुल. हाँ, बिल्कुल होगा. जो गुण से ब्राह्मण नहीं है उसको ब्राह्मण के कार्य में लगाइएगा, उसका मन नहीं लगेगा. हाँ, सही बात है. वो उस काम को टू यूज अ वेरी कोलोकियल टर्म, अधकचरे तरीके से उसको करेगा. So there is a certain weakness that happened, and see, and the thing is that when we analyze our society, we have to look squarely into the eyes of the society and look at its beauty as well as its problems. Yeah. क्योंकि इस वर्ण व्यवस्था ने जो हमको स्मृति ट्रेडिशन से मिल रहा है, वहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स भी शुरू हुई हैं. लेकिन वो प्रॉब्लम्स वो नहीं है जिनका कि रिप्रेजेंटेशन हमको आज पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में मिल रहा है, क्योंकि उस रिप्रेजेंटेशन को बहुत मैसिवली तरीके से कॉलोनियल्स ने डिस्टॉर्ट किए हैं, फॉर देयर ओन पर्पसेस. दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी. लाइक फॉर इंस्टेंस, इसको हेरिडेटरी बनाने के बाद भी इस व्यवस्था को, ये इनफ्लेक्सिबल व्यवस्था नहीं थी. अच्छा. दिस कुड बी अनदर bombshell that I have dropped maybe. How come? इसमें ये वर्णित है कि एक फैमिली, एक वर्ण का फैमिली अपने कर्म को एक सर्टेन पीरियड तक अगर नहीं करेगा तो उसका वर्ण बदल जाएगा. ये पीरियड क्या है? ये अब आपको बताते हैं. ये आपातकाल के क्लासिफिकेशन में डिस्कस होता है आपका धर्मसूत्र और धर्म स्मृति में. गौतम धर्मसूत्र के अनुसार अगर एक ब्राह्मण फैमिली क्षत्रिय का कर्म अगर 3 पीढ़ी तक करती है तो चौथे पीढ़ी में वो क्षत्रिय हो जाएगी. सो इट वॉज नॉट सेट इन स्टोन, इट वॉज नॉट सेट इन स्टोन. 5 पीढ़ी तक अगर वैश्य का काम करती है तो छठे पीढ़ी में वैश्य हो जाएगी. 6 पीढ़ी तक अगर शूद्र का काम करती है तो 7वें में वो शूद्र हो जाएगी. तो इस ट्रेडिशन में 2 चीजें मेंशन हुई हैं, वर्णापकर्ष और वर्णोपकर्ष. तो लोग अपने कर्म के अनुसार उस लैडर को के ऊपर नीचे जा सकते थे. इट वॉज नॉट एन इनफ्लेक्सिबल सिस्टम इवन देन. दिस सिस्टम, instead of becoming dependent on your guna, had become dependent on your karma. This was what was happening in this system. तो क्योंकि वर्णापकर्ष और वर्णोपकर्ष जो है, ये इस दोनों का विवरण आपको जो है इसमें मिलता है. तो अगर हम कहें कि बिल्कुल ही स्ट्रेट जैकेटेड, स्ट्रैटिफाइड ये था, ये बिल्कुल ऐसा नहीं था. और लोग जिस हायरार्की की बात करते हैं, बट विदाउट दीज जनरेशंस, 3, 4, 5 जनरेशन छठी में जाना, इसके दौरान भी कोई शिफ्ट कर सकता है या नहीं?
because that's a lot of time period. No, I think that technical details which are there कि आप कैसे regain कर सकते हैं, आप कैसे further दूसरे आप वर्ड में जाएंगे. All those details interestingly are mentioned there. It's not. No. My question is that say एक ब्राह्मण वैश्यों का शूद्र का काम कर रहा है, सर्विस ओरिएंटेशन में है, तो आपने बताया 7वीं पीढ़ी में शायद, है ना? तो वो 7वीं पीढ़ी तो 30 साल का अगर अंतर रख के देखें हर पीढ़ी का तो काफ़ी समय है, मगर मैं दूसरी पीढ़ी में हूँ और मेरा गुण ब्राह्मणों वाला है या गुण की तो बात ही नहीं हो रही अब तो. गुण की बात खत्म हो गई. तो मैं ब्राह्मण ही हूँ. मैं अच्छा वो बोल रहे हैं कि ये पूरा परिवार जो भी जाति थी या जो भी ये परिवार या ये जाति ये जो भी वो 7वीं पीढ़ी तक आते आते उसको अपना क्लासिफिकेशन जो है वो चेंज करना चाहिए. हाँ, तो देखिए उसमें क्या है, उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लोग बचा करके रखते थे. अब जैसे मेरा ये स्पेकुलेशन है, दिस इज मेरा ये स्पेकुलेशन है, मुझे इसको और थोड़ा रिसर्च करना है, मैं हाइपोथेसिस भी नहीं कहूँगा. मैं बिहार के भूमिहार जाति से आता हूँ. तो भूमिहार अपने आप को भूमिहार ब्राह्मण बताते हैं. मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये वो ब्राह्मण हैं जिन्होंने वैश्य का काम शुरू कर दिया, खेती का काम शुरू कर दिया. उन्होंने जो ब्राह्मण का जो कार्य था और इतनी जनरेशंस इतनी पीढ़ियों तक छोड़ दिया था. हाँ, वो उसको छोड़ा, थिंकिंग दैट at some point in time they will be able to regain back, but that never happened. Right. तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसी तरह से आपातकाल में इसी तरह से जातियाँ जो हैं वो बनी हैं, क्योंकि ब्राह्मण का क्या कार्य था शास्त्रों के अनुसार? 3: पढ़ाना, यज्ञ करना और दान लेना. 3 ही काम था, जो कि बाद में चल करके 3 और उसमें ऐड हो गए थे, 6 हो गए थे. पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना और दान देना. और उस सोसाइटी में सी इवन ड्यूरिंग द धर्मशास्त्र टाइम्स एब्सोल्यूट हायरार्की नहीं थी, क्योंकि अगर आप साइमल्टेनियसली अगर देखेंगे तो 4 हायरार्कीज जो हैं वो वर्क कर रही थी. जो नॉलेज हायरार्की थी, नॉलेज हायरार्की में आपको ब्राह्मण यहाँ प्लेस थे, उसके बाद क्षत्रिय थे, वैश्य थे, उसके बाद शूद्र थे. गवर्नेंस हायरार्की, क्षत्रिय टॉप पे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र. वेल्थ हायरार्की में आपको वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण. यही कारण है कि आपको आज भी भारत में ब्राह्मण जाति के बहुत सारे मिलेंगे लोग जिनको कि 2 जून का खाना नहीं मिलता है, क्योंकि वो वेल्थ जनरेट ही नहीं कर सकते थे, वेल्थ हायरार्की में सबसे नीचे थे. समझ रहे हैं? तो अगर हम और ये उसके बाद सर्विस. बट आप ये हायरार्की कैसे बोल रहे हो? ये हायरार्की तो एग्जिस्ट नहीं करती थी. हायरार्की तो सोसाइटी की एक ही थी, एक ही है भी थी, एटलीस्ट ब्राह्मण क्षत्रिय. नहीं है. This is where things are complex. And that is why I am also developing a new post-colonial theory, which is completely in tandem with our cosmology. मैंने आपको शुरू में ये कहा था ना कि हमारा सिस्टम ऑफ थॉट जो है ना वो बियॉन्ड बाइनरीज है. अगर हम अपने कंसेप्चुअल अपने सोसाइटी को अगर हम बाइनरीज में देखना शुरू करेंगे, हायरार्की और इक्वालिटी के बाइनरी में, आप कभी इस सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे. क्योंकि ये there is a certain complexity there, and that complexity has to be carefully investigated. And as I'm saying, as long as you will be looking at this system from the perspective of the binary of hierarchy versus equality, there's every possibility that you will get lost in the maze. Yeah. So I think this conversation, and we'll continue this, Kundan, we should perhaps end with, it's been terrific. I think I also have a lot of clarity, and you've accepted that there are some things you have to go back and research, especially on how the transition happened. कैसे How the हुआ, उससे transition. पहले के examples क्या हैं. हाँ.
फॉर एग्जाम्पल परशुराम का, राइट, हाँ, कि वो तो एग्जैक्टली। आज से मैं ब्राह्मण छोड़ के मैं क्षत्रिय हुआ, उन्होंने ये बोला था, बट आई हर्ड दैट ही कुड नॉट लीव इट बिकॉज ही वाज बोर्न अ ब्राह्मण, बट ही वाज डूइंग द स्टोरी जो क्या कहते हैं, जो अब मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं, और इसीलिए मैं कह रहा था कि यू नो आई हैव टू रिसर्च इट वेरी थॉरली टू कम बैक टू यू। परशुराम का एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है, क्योंकि जहाँ तक हमको याद है एक ऋषि थे, उन्होंने 2 कंकॉक्शन प्रोड्यूस किए थे 2 फैमिलीज को देने के लिए, अच्छा, और वो कंकॉक्शंस का जो है उसका इंटरचेंज हो गया था। अच्छा, तो बेसिकली क्या हुआ कि ब्राह्मण के घर में क्षत्रिय गुण वाला जो है वो बेटा पैदा हो गया जो परशुराम था, राइट, और क्षत्रिय के घर में ब्राह्मण के गुण वाला जो है, या मतलब वो जो है वो बच्चा पैदा हो गया। तो वंस अगेन इट गोज बैक यू नो टू द इशू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। या फिर आप ये देखिए, और दूसरी कहानी महाभारत से ही निकल के आती है, कर्ण की कहानी है कि कर्ण जब वो कौन से ऋषि थे जहाँ जहाँ वो विद्या सीखने के लिए गए थे, परशुराम के पास ही, तो परशुराम के पास ही गए थे कि परशुराम के पास वो जाते हैं, और उनके गुरु जो हैं परशुराम, वो दोपहर में जो है उनकी जंघा के ऊपर सर रख करके सो जाते हैं। एक बिच्छू आता है, डंक मारना शुरू करता है, वो डंक मारते रहता है, वो खून जो है रिसना शुरू होता है, लेकिन इसका पैर, कर्ण का पैर नहीं हिलता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। और अगर आप ये देखिए कि गुरु के प्रति जो समर्पण है, वो एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल इसका मिलता है। लेकिन जब इनकी खूब नींद खुलती है उस खून के रिसने से परशुराम की, तो वो कहते हैं कि तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते हो, ये तुम्हारा गुण ही नहीं है। वो गुण की बात होती है, गुण का कॉन्वर्सेशन शुरू होता है। तुम्हारा वर्ण जो है वो अलग है, सत्य क्या है ये बताओ, राइट। तो वो कहानी शुरू होती है। सो दिस ट्रांजिशन, यू नो, दिस ट्रांजिशन हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड। इसको देखना बहुत ज़रूरी है। या फिर जो कर्ण जो सूत थे, अब सूत क्या कैटेगरी है, that also you know that also has to be ये 2 investigated. पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट सूत क्या कैटेगरी, और आपने बताया था जो वर्ण से बाहर रहते हैं, हाँ, ये उसी पॉइंट पे आ गए आप, सूत Right. की फादर ब्राह्मण, मदर, या जो भी उल्टा, जो भी, ये आप डिस्क्राइब करिए एक बारी, और मेरी इस दुविधा को भी थोड़ा एड्रेस करिए कि वर्ण के बाहर कौन रह सकता है। हाँ, तो ये तो देखिए, सन्यासी और सब हो गए, आपने बताया, वो भी वर्ण के बाहर है, राइट, फिर चांडाल और ये सब कौन है, और कितना प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बाहर रहता था, राइट। ये एक पॉइंट एड्रेस करते हैं, और एक हम कंक्लूड करेंगे आज की चर्चा ये हायरार्की और इक्वालिटी के ऊपर। हमारे सिस्टम ऑफ थॉट को हायरार्की और इक्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखना, ये डीपली प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि ये हायरार्की और इक्वालिटी का डिबेट जो है, ये हमारा डिबेट नहीं है, वेस्टर्न डिबेट है, जो कि वेस्ट में, पर्टिकुलरली इंग्लैंड में, एक समय के बाद से वो इमर्ज करना शुरू किया था। There's a history to that. The British society, or let me put it this way, the European society, at the time when the colonization of India started, was deeply hierarchical. Deeply hierarchical. Yeah. And there were 2 movements that began in Europe, and in many ways, they were interconnected as well, which began to challenge the hierarchical structure of the European society. एक तो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, राइट, और दूसरा था यूटिलिटेरियन मूवमेंट, जिसको कि बेंथम ने शुरू किया था। जो यूटिलिटेरियंस जो थे, वो मॉनर्की का तो उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मॉनर्की उस समय बहुत स्ट्रांग नहीं थी। 1688 में एक रेवोल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में, जिसके बाद वहाँ उनके बाइकैमरल लेजिस्लेचर का फॉर्मेशन हुआ था, और उसके फॉर्मेशन के बाद जो बैलेंस था पावर का एरिस्टोक्रेट्स और मॉनर्क के बीच, वो एरिस्टोक्रेट्स की तरफ जो है वो वेयर कर गया। तो aristocrats, they were wielding a lot of power, within the society, and the society was massively hierarchical.
massively hierarchical and massively oppressive. And within this context, the utilitarian movement began, which basically gave rise, to two major streams of thought. Liberalism of John Stuart Mill अच्छा एंड मार्क्सिज्म. समझ रहे हैं? तो ये दोनों जो हैं वो हायरार्की के आइडियाज़ को बहुत बुरे तरीके से चैलेंज करते हैं. लिबरल्स जो हैं वो उतना इक्वालिटी के बारे में बात नहीं करते हैं जितना कि मार्क्सिस्ट करते हैं. तो ये प्रॉब्लम जो है ये वेस्टर्न सिचुएशन का ये प्रॉब्लम है, हायरार्की और इक्वालिटी का. और अगर वेस्टर्न कॉस्मोलॉजी को अगर आप देखेंगे, right from the times of Greeks, and I've written articles on this. It has been operating on binary lines right from the very beginning. उन्होंने बाइनरीज को कभी ट्रांसेंड ही नहीं किया है, और उसी के कारण ये हायरार्की और इक्वालिटी की बाइनरी बनी है. और उसको जब हम अपने सिस्टम में, अगर हम अपने सिचुएशन में जब हम उसको ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हमको हमारे सोसाइटी का इनसाइडर्स अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है इससे अलग तरीके से कंसेप्चुलाइज की गई थी. तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम वेस्टर्न कैटेगरीज से अपने सोसाइटी को देखना शुरू करेंगे, पास्ट या प्रेजेंट, हमको रियलिटी और ट्रुथ कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पैराडाइम, वो लेंसी जो है वो विजन को डिस्टॉर्ट कर देता है. तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट्स क्या हैं. which are hierarchy and हाँ, search or राइट. the तो अगर हम क्या, आज बहुत सारे हिंदूवादी लोग हैं जो कि क्या कहते हैं, वो आपको ये बताएंगे कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था जो थी वो इक्वालिटी थी, वो पुरुष जो है वो खड़ा हुआ नहीं था, वो विष्णु रिक्लाइनिंग है. ये कहानी हम सुन, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप ये हायरार्की और इक्वालिटी के डिबेट में फंसिए ही नहीं, मिलेगी ही नहीं कहानी, क्योंकि यह मामला कॉम्प्लेक्स है. मामला इसलिए कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हमारे दर्शन में डुअलिटीज़, डायकॉटमीज़ को ट्रांसेंड करने की विधा बहुत एक्सपेंसिव रूप से डिस्कस की गई है, और उसको डिस्कस करने का कारण है जो आप ये बुद्धि और अहंकार के बारे में बात कर रहे थे. तो लेट मी शेड सम लाइट ऑन दिस. क्यों बाइनरीज और डुअलिटीज़ को ट्रांसेंड करने की बात की जाती है. देखिए, वेदांत भी ये कहता है ना कि प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, कोश है, ठीक है, अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है, और इन सब को ट्रांसेंड एंड इंक्लूड करता हुआ सच्चिदानंद है. राइट. तो अब हम मनोमय कोश को लेते हैं. मनोमय कोश के बियॉन्ड भी कुछ प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है. मनोमय कोश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मनोमय कोश में बुद्धि है, जो हम सांख्य के बारे में जो बात कर रहे थे. बुद्धि है, अहंकार है, मनस है और चित्त है. तो ये चारों जो हैं ये मनोमय कोश के इंटेग्रल पार्ट हैं, चार एस्पेक्ट्स हैं, आप ये कह सकते हैं. और बुद्धि और अहंकार जो है, गिवन हाउ थिंग्स हैव come into existence, are very closely entwined. बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है. हमारे यहाँ जो है कि अगर आप बाकी प्लेन्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, या अगर आप ब्रह्म को ये करना चाहते हैं, तो मनोमय पुरुष के बियॉन्ड, मनोमय कोश के बियॉन्ड आपको जाना पड़ेगा. मनोमय कोश में बुद्धि है और अहंकार है, बाकी को हम छोड़ देते हैं, अभी दोनों इसी पे रहेंगे. बुद्धि को कहा जाता है कि वो डिसर्निंग प्रिंसिपल है आपके अंदर, वो डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर है. ठीक है. अब जब आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं या डिसर्न करते हैं, तो आप ये देखिएगा नेचुरली कि आप बाइनरीज में ऑपरेट करिएगा. ये सही है, ये गलत है, ये एथिकल है, ये अनएथिकल है, ये कोट एंड कोट डार्क है, ये वाइट है, सो ऑन सो फोर्थ. आप नेचुरली जो है वो डाइकोटमीज और डुअलिटीज में आप ये करिएगा.
हमारे दर्शन के अनुसार आप जब तक डायकोटमीज और डुअलिटीज में फंसे हुए हैं तब तक आप बुद्धि में फंसे हुए हैं। हाउएवर शार्प यू मे बी, लेकिन आप फंसे हुए हैं वहां तक। जर्नी और है, जर्नी और है। तो अब जब आप डायकोटमीज और डुअलिटीज को ट्रांसेंड कर जाइएगा तो आप बुद्धि के परे चले जाइएगा, तो आपको विज्ञानमय कोश जो है उसके कांटेक्ट में आइएगा। आनंद उसके बियॉन्ड जो है, आनंदमय जो है उसके कांटेक्ट में आइएगा। उसको आप एक्सपीरियंस करना शुरू करिएगा। और चूंकि बुद्धि और अहंकार का बहुत क्लोज एसोसिएशन है, आप जैसे जैसे आप बुद्धि को ट्रांसेंड करिएगा, यानी कि आप डायकोटमीज और डुअलिटीज को ट्रांसेंड करिएगा, आपका अहंकार जो है वो उतना ही जो है वो फ्लेक्सिबल होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। तो आप ये देखिएगा कि जो लोग कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली बाइनरीज और डुअलिटीज को ट्रांसेंड कर चुके हैं, वो नेचुरली बहुत हम्बल हैं। दे आर नॉट पुटिंग अप अ शो, नेचुरली, क्योंकि उसका विलय हो चुका है, वो हट चुका है, उनके कॉन्शियसनेस में ख़त्म हो चुका है। और मनोमय कोश को ट्रांसेंड करने के लिए डुअलिटीज और डायकोटमीज का इतना एक्सटेंसिव डिस्कशन आपको वेदांत, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म सब में आपको मिलता है, सब में बहुत ही प्रचुर मात्रा में। तो जो सिस्टम इतना एम्फेसिस दे रही है डायकोटमीज और डुअलिटीज को ट्रांसेंड करने के लिए, वो सिस्टम का थॉट कभी भी बाइनरीज में इनकैप्सुलेटेड नहीं होगा। बहुत बढ़िया, दे आर कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स। बहुत कुछ समझ में आया आज। समझ रहे हैं? दे आर कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स। वो होगा ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे दर्शन को अगर आपको समझना है, हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटी को अगर आप समझना है, आप हायरार्की और इक्वालिटी का बाइनरी आप उसके ऊपर चिपका दीजिए, ऐसा डिस्टॉर्शन होगा कि आपको कभी उसका सत्य नहीं मिलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। सो लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट हमारी कॉन्वर्सेशन पे आते हैं। हाँ, तो पीपल आउटसाइड वर्ल्ड। हाँ, तो राहुल, उसमें ये है कि हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटी में, हमारे धर्मशास्त्र रथ सोसाइटी में दो प्रकार के विवाह होते थे, अनुलोम और प्रतिलोम। ठीक है? तो अनुलोम विवाह अंतर्वर्णीय विवाह को इंक्लूड करता था। कहने का मतलब कि ब्राह्मण और क्षत्रिय में, क्षत्रिय और शूद्र में, ब्राह्मण और शूद्र में, वैश्य और शूद्र में ये शादियां होती थी। तो अनुलोम विवाह जो है वो तब होता था जब पुरुष ब्राह्मण, स्त्री ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो। ब्राह्मण पुरुष जो है वो चारों वर्ण में विवाह कर सकता था। क्षत्रिय पुरुष क्षत्रिय में, वैश्य में और शूद्र में विवाह कर सकता था स्त्री के साथ। वैश्य पुरुष वैश्य स्त्री और शूद्र स्त्री के साथ विवाह कर सकता था। शूद्र पुरुष वो शूद्र स्त्री के साथ विवाह कर सकता था। ये अनुलोम यूनियंस थे। प्रतिलोम यूनियन था जब ब्राह्मण स्त्री का विवाह क्षत्रिय पुरुष, वैश्य पुरुष और शूद्र पुरुष से हो जाता था, या फिर क्षत्रिय स्त्री का विवाह वैश्य पुरुष और शूद्र पुरुष से हो जाता था, या फिर वैश्य स्त्री का विवाह शूद्र पुरुष से हो जाता था। तो ऐसे में जो है ये प्रतिलोम विवाह होता था। प्रतिलोम विवाह में जो लोग एंगेज करते थे और उनके प्रोजनीज, इनको सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता था और उनके साथ जो है स्पर्श बंद कर दिया जाता था। इंटरैक्शन, सोशल इंटरैक्शन जो है वो उसको लिमिट कर दिया जाता था और स्पर्श को जो है उसको बंद कर दिया जाता था। तो ये लोग जो हैं, इनको ये ट्रेडिशन, शास्त्र ट्रेडिशन जो है वो अंत्यवासी कहता था। People who were living on the fringes of the society,
आज भी अगर आप इंडिया में अगर आप ट्रैवल करेंगे और एंड यू नो एंड आई डोंट फील गुड टॉकिंग अबाउट इट, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम लोग स्कॉलर्स हैं, जिस तरह से डॉक्टर्स जो है किसी चीज़ का डायग्नोसिस करते हैं, तो मैं डायग्नोसिस करके ये बात बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं यू नो अगर ये कोई कहें कि मैं इस सिस्टम के सपोर्ट में हूँ तो बिल्कुल बात गलत होगी, क्योंकि ये बिल्कुल ये नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ें एग्जिस्ट करती थी और कैसे चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। आज भी अगर आप रूरल इंडिया में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो जो अनटचेबल्स जो हैं, सो कॉल्ड अनटचेबल्स जो हैं, वो उनको आप पाइएगा कि वो सेटलमेंट्स के बीच में है। वो या तो दो विलेजेस के बीच में पाए जाएंगे, या विलेज या कस्बे के बीच में पाए जाएंगे, या कस्बे और सिटी के बीच में पाए जाएंगे। दे आर ऑन द फ्रिंजेस। वहाँ उनको रेस्ट्रिक्ट करते थे और वहाँ पर जो है, और ऐसा नहीं होता था कि उनको काम नहीं दिया जाता था, लेकिन उनका इंटरेक्शन जो है, वो अस्पृश्यता जो है, टचेबिलिटी जो है, उनको उनके साथ प्रैक्टिस किया जाता था। जो लोग प्रतिलोम विवाह में एंगेज करते थे और उनके प्रोजेनीज जो होते थे, प्लस some people, you know, who had committed heinous crimes and were ousted from the society, वो लोग भी जाकर के जो है वो यहाँ ये होते थे। अब प्रतिलोम विवाह, अब ये भी बात इंटरेस्टिंग है कि अंतरवर्णीय विवाह जो है वो उसकी प्रथा थी, लेकिन सब तरह की अंतरवर्णीय विवाह का कोट एंड कोट परमिशन नहीं था। कुछ अनुलोम थे और कुछ प्रतिलोम थे। अब ये डिस्टिंक्शन इन लोगों ने क्यों किया, इसकी मैं खोज कर रहा हूँ। यू नो आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट। पहले समझेंगे तभी तो उसके ऊपर जजमेंट करेंगे ना। बिल्कुल सही बात है। You know, first I have to understand. They did this. I am very clear about it. And they did this. Where do you find this? In Yeah, Gautam it is Dharma? there. It's Yes, here. हाँ, ये धर्म So आपको, this is all part of the Kali Yuga yeah, Smriti absolutely. text. हाँ, स्मृति टेक्स्ट में आपको ये सारी चीजें, आपको इसका वर्णन मिलेगा। आपको कैटेगरीज हैं और मैं वो कैटेगरीज आपके लिए बना करके लाया हूँ लाउड। जो प्रोजनीज होते थे, जैसे मैन जब ब्राह्मण है, जब पुरुष ब्राह्मण है और स्त्री जो है वो क्षत्रिय है, तो उसको जब ब्राह्मण और क्षत्रिय के यूनियन से, ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिय स्त्री के यूनियन से जो बच्चे पैदा होते थे, उनको सवर्ण कहा जाता था या मूर्धावसिक्त कहा जाता था। ये दोनों टर्म्स यूज होते थे। जब पुरुष क्षत्रिय होता था और वैश्य स्त्री होती थी, तो अंबष्ट होते थे। आज भी आपको इंडिया में अंबष्ट मिलेंगे। अच्छा। और अंबष्ट को जो है उनको सोसाइटी से बाहर नहीं किया जाता था। अंतरवर्णीय विवाह है, लेकिन ये इंक्लूडेड थे। ये सोसाइटी में जो है ये यू नो दे वर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के बाहर इनको नहीं डाला जाता था। उसी तरह से वैश्य पुरुष है और शूद्र स्त्री है, तो उग्र जो है वो प्रोजनी का कैटेगरी होता था। तो इसी तरह से जो है ये कैटेगराइजेशन किया गया है। सूत, कर्ण को उतना प्रॉब्लम क्यों हुआ? सूत वो कैटेगरी है जब स्त्री ब्राह्मण होती थी और पुरुष जो है वो क्षत्रिय होता था। तो उसका बेटा जो है, उसका ये प्रतिलोम है, वो सूत होता था। तो आप इसीलिए, अगर आपको धर्म इसका महाभारत का या तो विजुअल्स अगर याद होगा या जो आपने पढ़ा होगा वो अगर याद होगा, तो सूत को सारथी का काम दिया गया था। लेकिन बट इफ यू वुड रिमेंबर, ये सोसाइटी के पार्ट नहीं थे। दे यूज्ड टू लिव आउटसाइड ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, सो वेयर इज अनटचेबिलिटी? दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सारथी। कृष्ण खुद सारथी बन के चला रहे हैं, तो ये क्या? अगर ये अनटचेबिलिटी अगर प्रैक्टिस अगर नहीं होती, समझ रहे हैं, तो कर्ण को जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हुए थे वो भी नहीं होते। अच्छा, कर्ण जो है वो सूत पुत्र था, वो सूत था, उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कहें या इनफैक्ट अनटचेबिलिटी जो है वो प्रैक्टिस होती थी।
और वो उसके दुख का सबसे बड़ा कारण था। समझ रहे हैं? तो सूत के साथ भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी और चांडाल के साथ भी प्रैक्टिस होती थी। चांडाल कैसे प्रोड्यूस होते थे? चांडाल प्रोड्यूस होते थे, या ये शास्त्र जो कहता है कि जब स्त्री ब्राह्मण होती थी और पुरुष जब शूद्र होता था तो उसका प्रोजनी जो है वो चांडाल होता था और उसको काम जो है वो दिया जाता था कॉर्प्सेस को बर्न करने का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारा जो ये है। अच्छा। तो मैं आपको यही कह रहा था कि क्यों ये अंतर्वर्णीय विवाह कुछ अलाउ करते थे और कुछ जो है उसको वर्जित करते थे और पिनलाइज करते थे। इसका कारण क्या है, मैं राहुल ढूंढ रहा हूं, और जब ढूंढूंगा तो उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या ये हो रहा है। खोज मेरी जारी है, बट द रियलिटी इज that it is not that intervarna marriages in ancient India were not allowed. They were. There were certain kinds that were allowed, and there were others, that were not allowed. And in fact, what will be important also to find out that वो intergeneration जब थे तो उसके बाद वो हमेशा permanently वहीं रहते हैं, तो societies would keep enlarging, right? So Chandal society would perhaps keep enlarging. क्योंकि देखिए इंटरेस्टिंग ये चीज है कि जो ये अनुलोम विवाह के जो प्रोजनीज होते थे वो वर्णाकर्ष और वर्णोपकर्ष, जो हम आपको बोल रहे थे स्लाइडिंग अप एंड डाउन द लैडर, उसमें एंगेज कर सकते थे। लेकिन जिनको ये लोग बाहर निकाल देते थे वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में सोसाइटी में वापस इंटीग्रेट नहीं होते थे, तो एनलार्ज होती जाएगी, वो एनलार्ज होते जा रही थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंजंक्शंस का वायलेशंस बहुत कम होता था, और यही कारण है आज भी इस कैटेगराइजेशन, इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक टू टॉक अबाउट दिस, इट वाज वेरी पेनफुल एज वेल। इस कैटेगराइजेशन के अनुसार जो अनटचेबल्स हैं उनकी संख्या बहुत कम है। इनफैक्ट ये आपका जब मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस बढ़ा और जब ये दलित की कैटेगरी बनाई गई जिसमें कि शूद्र को और जो ये अंत्यवासी थे, जब उनको कन्फ्लेट कर दिया गया, जब उनको कोलैप्स कर दिया गया, तब जो है वो सो कॉल्ड अनटचेबल्स की संख्या जो है वो इंडिया में बढ़ी है। लेकिन अगर आप आज भी अगर आप इंडियन सोसाइटी को, अगर रूरल सोसाइटी को अगर आप ट्रैवल करेंगे और देखेंगे कि अनटचेबिलिटी सैडली आज भी प्रैक्टिस होता है इंडिया में होता है, सो इफ पीपल से दैट दैट इट इज़ नॉट प्रैक्टिस्ड, it's deeply problematic, because it is. But you'll also find that their numbers are very limited. So this is something that requires very deep investigation, and the problem needs to be looked straight into the eye. And discrimination today exists, वो है, उसको वाइट वॉश करना या उसके ऊपर पर्दा डालना, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो होता है। गुड, ये कॉन्वर्सेशन यही एंड करते हैं। होपफुली आपकी रिसर्च जारी रहेगी, होपफुली इस वीडियो से और बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे, होपफुली लोग सुनेंगे जो मैंने शुरुआत में बात करी थी। सम पीपल आर सेइंग इट इज़ not hereditary, it is by birth but not hereditary. Others are saying it is fully hereditary and by birth, and these are people who are on the मतलब वैदिक पंडित हैं बहुत, एंड सिर्फ नॉट बाय पंडित बाय पाठ पूजा, बट मतलब स्कॉलर्स हैं वेदों के। So hopefully यहाँ से चर्चा कुछ आगे बढ़ेगी, and we'll touch upon some of the unknown areas. Perhaps they will also lead you into some new conversations. Hopefully new conversations will happen by this. Let's see. Thank you very much. बहुत अच्छा लगा ये सब बात करके. Thank you. आशा है आप सबको भी ये चर्चा पसंद आई होगी, और कमेंट छोड़िएगा और एंगेज करिए। धन्यवाद।